नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का न्यूज विद एक्सप्रेस के यूट्यूब चैनल पे। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो के माध्यम से हम क्लास 10 हिस्ट्री यानी कि इतिहास के चैप्टर 1 जिनका नाम है यूरोप में राष्ट्रवाद सामाजिक विज्ञान के क्वेश्चन को देखेंगे, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप भी इस बार बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और चाहते हैं अपने बोर्ड एग्जाम में 400 से अधिक अंक लाना और आपके बोर्ड एग्जाम में ऑब्जेक्टिव सवाल पूछे जा रहे हैं, तो ऑब्जेक्टिव से अंक लाना बहुत ज्यादा आसान है। तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। साथ ही इस चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आने वाले ऐसे ही और भी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको हमेशा मिल सके और आप अपने बोर्ड एग्जाम में 400 प्लस नंबर लाने का सपना पूरा कर सके। डियर स्टूडेंट्स, आइए चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि ये आपका है यूरोप में राष्ट्रवाद, जो कि चैप्टर 1 है इतिहास का, जिसमें हम लोग देखेंगे 53 क्वेश्चन, 52 से 53 क्वेश्चन देखेंगे, जो आपके बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपके बोर्ड एग्जाम में ऑब्जेक्टिव सवाल पूछे जाते हैं, जैसे कि झारखंड, बिहार, एमपी, यूपी, सीबीएसई, आईसीएसई, मतलब कि जितने भी बोर्ड एग्जाम में एनसीईआरटी से सवाल पूछे जाते हैं और वहां पे ऑब्जेक्टिव सवाल पूछे जाते हैं, तो यहां से आपके एक भी सवाल बाहर नहीं जाएंगे, क्योंकि यहां पे सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को टारगेट किया गया है और कोशिश किया गया है न्यूज विद एक्सप्रेस के द्वारा कि जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है उनको लिया जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला आपका क्वेश्चन है जी कि इटली तथा जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं। तो क्वेश्चन दे रखा है इटली तथा जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं, तो इनका सही जवाब क्या होगा? उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, यूरोप या फिर पश्चिमी एशिया। तो सही जवाब हो जाएगा यूरोप। यूरोप जो है इटली तथा वर्तमान में जर्मनी, इटली तथा जर्मनी वर्तमान में किस महादेश में आते हैं, तो इनका नाम हो जाएगा यूरोप महादेश में। ठीक है, अगला है प्यारे साथियों क्वेश्चन, फ्रांस में किस शासन वंश की पुनः स्थापना वियना कांग्रेस के द्वारा की गई। तो फ्रांस में किस शासन के वंश के द्वारा पुनः वियना कांग्रेस की स्थापना की गई, तो इनका सही जवाब क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? ऑप्शन है हैप्सबर्ग, आर्या वंश, बुर्बो वंश या जारसाई। तो इनका सही जवाब हो जाएगा बुर्बो वंश। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा बुर्बो वंश। अगला है प्यारे बच्चों, यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है कि वियना संधि कब हुई थी। एक क्वेश्चन आ जाता है कि वियना की संधि कब हुई थी, तो याद रखिएगा 1815 ईस्वी में वियना की संधि हुई थी। ये चीजें आपको याद रखनी, ये भी वीवीआई क्वेश्चन है, बहुत बार इसमें पूछे गए हैं। अगला क्वेश्चन है प्यारे साथियों, मेजनी का संबंध किस संगठन से। मेजनी का दूसरा नाम मैथ्सनी भी कहीं कहीं आपको देखने को मिलेगा, तो घबराइएगा नहीं। तो मेजनी का संबंध किस संगठन से है, तो इनका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 3 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा फिलिक हेटेरिया से। ठीक है, फिलिक हेटेरिया से संबंधित है। अगला है प्यारे साथियों कि इटली और जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में से कौन था। इटली या एवं जर्मनी के जब एकीकरण हो रहा था तो इनके विरुद्ध में कौन था, तो इनका जो सही जवाब हो जाएगा चौथे नंबर सवाल का वो हो जाएगा ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया जो देश था जी वो इटली और जर्मनी के एकीकरण के विरोध में था। अगला सवाल है 5वां नंबर कि काउंट काबूर को विक्टर एमेनुएल ने किस पद पर नियुक्त किया। काउंट काबूर को विक्टर एमेनुएल ने किस पद पर नियुक्त किया, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वीवीआई क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर में यानी कि पिछले साल पूछे भी गए हैं। तो इनका सही जवाब क्या हो जाएगा? सेनापति। ऑप्शन है सेनापति, फ्रांस में राजदूत, प्रधानमंत्री। तो इनका सही जवाब क्या हो जाएगा? इनका सही जवाब हो जाएगा प्यारे साथियों प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त किया गया। छठा सवाल है गैरिबाल्डी पैसे से क्या थे। तो याद रखिएगा मेरे प्यारे साथियों, गैरिबाल्डी जो पैसे से क्या थे, तो इनका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नाविक थे। ठीक है, गैरिबाल्डी जो पैसे से क्या थे, वो नाविक थे, याद रखिएगा प्यारे साथियों। अगला है मेरे प्यारे स्टूडेंट कि जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था। जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था, यह है क्वेश्चन। ऑप्शन है जी लुई 18वां, नेपोलियन बोनापार्ट, नेपोलियन 2 या बिस्मार्क। तो इनका सही जवाब क्या हो जाएगा 7वें नंबर सवाल का, वो हो जाएगा बी नंबर, नेपोलियन बोनापार्ट ने जी नेपोलियन बोनापार्ट ने क्या किया था, जर्मन राइन राज्य का स्थापना किया था या निर्माण किया था। अगला है जोलवेराइन या जोलवेरिन कैसी संस्था थी। तो जोलवेरिन कैसी संस्था थी, ये क्वेश्चन पूछा गया, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 8वें नंबर का बी नंबर, व्यापारियों की संस्था थी जोलवेरिन। प्यारे साथियों, इसका आपको पीडीएफ पाने के लिए आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हो जाइए।
जाइए। व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होने के लिए आप हमें 8797140045 पे मैसेज कर सकते हैं। 48 घंटे को वीडियो अपलोड होने से 48 घंटे के बाद आपको पीडीएफ व्हाट्सएप पे मिल जाएगी। अगर आप लेट से व्हाट्सएप में ऐड होते हैं तो आपको नहीं मिल पाएगी। इसके लिए आप टेलीग्राम में न्यूज विद एस्पोरियस सर्च करें या फिर लिंक डिस्क्रिप्शन में है टेलीग्राम का, उन पे भी ज्वाइन हो जाए, आपको पीडीएफ हमेशा के लिए वहां पे मिल जाएगी। तो चलिए अगला सवाल देखते हैं जी। रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया? रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया? तो इनका सही जवाब हो जाएगा बिस्मार्क ने। किसका आंसर हो जाएगा जी? बिस्मार्क ने। प्यारे साथियों, मैं एक चीज बता दूं कि जो भी आपको पीडीएफ प्रोवाइड कराई जाएगी वो पीडीएफ को आपको ये नहीं कि वीडियो नहीं देखना, सिर्फ पीडीएफ पढ़ लेने से हो जाएगा। पीडीएफ में आपको पीडीएफ सिर्फ प्रोवाइड कराई जाएगी, आंसर यहां पे आपको कराई जाएगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 10वां नंबर जी। फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई? तो फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई? तो इनका जो सही जवाब हो जाएगा 10वां नंबर का हो जाएगा डी नंबर। 1871 ईस्वी में ना जी फ्रैंकफर्ट की संधि हुई थी। ये सब क्वेश्चन को आपको याद करने हैं। ठीक है, अगला सवाल है नेपल्स की क्रांति कब हुई थी? तो नेपल्स की क्रांति जी 11वां नंबर सवाल है। और नेपल्स की क्रांति जो 1821 में हुई थी। कब हुई थी? 1821 में नेपल्स की क्रांति हुई थी। अगला है मेरे प्यारे साथियों कि चार्टिस्ट आंदोलन कब हुआ था? तो चार्टिस्ट आंदोलन जो हुआ था वो कब हुआ था, सॉरी कहां हुआ था? तो इनका जो सही जवाब हो जाएगा 12वीं नंबर सवाल का वो हो जाएगा डी नंबर। इंग्लैंड में ना जी चार्टिस्ट आंदोलन हुआ था। अगला सवाल है 13वां नंबर। यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया गया था। ये क्वेश्चन वीवीआई है, जो क्वेश्चन वीवीआई है उनको हम वीवीआई लिख देते हैं, आप उनको ध्यान में रखिएगा और इनको ज्यादातर याद कीजिएगा। ठीक है, यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित कर दिया गया था, वो कब किया गया था? तो 13वां नंबर सवाल का आंसर हो जाएगा बी नंबर से। 1832 ईस्वी में यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया गया था, यानी कि ये जो है पूरी तरह से इंडिपेंडेंट हो गई थी। ठीक है, अगला है 14वां नंबर सवाल। कार्बोनरी संगठन किस वर्ष हुआ था? तो कार्बोनरी संगठन जो हुए थे प्यारे बच्चों वो कब हुए थे ये पूछा है जी। तो इनका सही जवाब क्या हो जाएगा? 1810 ईस्वी में कार्बोनरी संगठन हुआ था। अगला सवाल है 15वां नंबर में। एड्रियानोपुल की संधि कब हुई? तो एड्रियानोपुल की संधि जो हुई थी जी 15वां नंबर का सवाल का हो जाएगा 1829 में। कब हुई थी? तो 1829 में एड्रियानोपुल की संधि हुई थी। अगला सवाल है 16वां नंबर। एड्रियानोपुल की संधि किन दो देशों के बीच हुई थी? तो ये है वीवीआई क्वेश्चन। एड्रियानोपुल की संधि किन दो देशों के बीच हुई थी? इनका सही जवाब हो जाएगा तुर्की और रूस के बीच। जी हाँ प्यारे बच्चों, तुर्की और रूस के बीच कौन सा हुआ था? तो एड्रियानोपुल संधि हुई थी, याद रखिएगा। अगला है प्यारे बच्चों 7वां नंबर। सेडान का युद्ध या फिर सोडान का युद्ध, सूडान भी लिखा रहता है, ध्यान में रखिएगा। सूडान का युद्ध या फिर सेडान का युद्ध किनके बीच में हुआ था? यह भी क्वेश्चन है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो इनका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फ्रांस और पर्सा के बीच सूडान का युद्ध हुआ था। एफपीएस ऐसे हम लोग याद करते हैं जी। ठीक है, जैसे कि हमने यहाँ पे भी लिखा होगा, आपने गौर शायद नहीं किया, इसमें हमने क्या लिखा कि एड्रियानोपुल की संधि किन देशों के बीच हुई? तो हमने क्या लिखा जी? तुर्की रूस ए। तो यहां से हम लोग याद रखते हैं कि तुर्की रूस के बीच कौन सा? एड्रियानोपुल। ये से होता है एड्रियानोपुल। ये ट्रिक है आपके बोर्ड एग्जाम में काम आने के लिए। ऐसे हमने इसमें क्या लिखा? सूडान का युद्ध किसके किसके बीच हुआ था? तो हमने लिखा एफ पी से पर्सा, ठीक है, एफ सॉरी, तो किनके बीच हुआ था? तो ये 17वां नंबर सवाल था। तो इनका सही जवाब क्या था? फ्रांस और पर्सा के बीच। तो फ्रांस के लिए हमने एफ शब्द का यूज किया, पर्सा के लिए पी शब्द का, और किसका कहां हुआ था? सूडान का युद्ध। तो एफपीएस, फ्रांस पर्सा सूडान में। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखनी है। अगला जी 19वां नंबर सवाल है। 18वां नंबर सवाल इसमें मिस्टेक से नहीं लिख पाया, कोई दिक्कत नहीं। बोला गया कि पोलैंड का विद्रोह को किसने कुचल दिया? तो पोलैंड के विद्रोह को किसने कुचल दिया? ये जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा रूस का। ठीक है, पोलैंड के विद्रोह को किसने कुचल दिया? तो हो जाएगा इनका राइट आंसर रूस। अगला जी सन 1870 में फ्रांस और पर्सा के बीच कहां हुआ था? तो सन 1870 में फ्रांस और पर्सा के बीच कहां युद्ध हुआ था? तो हमने अभी फ्रांस पर्सा और इसके लिए कौन सा ट्रिक? एफपीएस यूज किया। एस से क्या होता है जी? सूडान होता है। ठीक है, याद रखना है जी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1870 में फ्रांस और पर्सा के बीच जो युद्ध हुआ था वो सूडान में हुआ था। ठीक है, अगला सवाल है मेरे साथियों 21वां नंबर की यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा? ज्ञान एवं विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा, और ये भी क्वेश्चन है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो इनका जो सही जवाब हो जाएगा 21वां नंबर सवाल का वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यूनान जी। यूनान का जो सभ्यता या फिर साहित्य रहा था वो बहुत ज्यादा यूरोप वासियों के लिए प्रेरणा स्रोत और ज्ञान विज्ञान का रहा था। ठीक है, अगला है प्यारे साथियों 22वां नंबर युवा या फिर यंग इटली। देखिए ज्यादातर क्वेश्चन में आपके यंग इटली रहते हैं, लेकिन कभी कभी युवा इटली भी पूछा जाता है, तो हमने इसको लिख दिया युवा या फिर यंग इटली
संस्था का विकास किया? किसने किया जी? ऑप्शन है मेजनी, काउंट काबूर ने, गैरीबॉल्डी या बिस्मार्क। और ये क्वेश्चन आप जितना ज्यादा वीवीआई बताएं जी उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछे गए, चाहे वो बिहार बोर्ड के हो, झारखंड बोर्ड के हो, किसी भी बोर्ड के हो, बहुत बार क्वेश्चन पूछे गए, सीबीएसई, आईसीएसई, हर जगह ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो 22वां नंबर सवाल का आंसर क्या हो जाएगा कि इटली, यंग इटली संस्था का स्थापना या संस्था का विकास किसने किया? तो इनका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, नाम है मेजनी ने। मेजनी का दूसरा नाम क्या लिखा जाता है? मैथ्सनी भी कहीं कहीं आपको देखने को मिलेगा, तो घबराइएगा नहीं। अगला सवाल है 23वां नंबर, बिस्मार्क निम्न में से क्या थे? तो बिस्मार्क क्या थे प्यारे साथियों? तो इनका सही जवाब क्या हो जाएगा? कूटनीतिज्ञ थे। क्या थे? कूटनीतिज्ञ थे। कूटनीतिज्ञ मतलब जो कूटनीतिक करते हैं, बहुत ज्यादा राजनीति का जिनको ज्ञान हो जाता है, बहुत ज्यादा उन्हें राजनीतिक कहते हैं, इसलिए कूटनीतिक का जिसको ज्ञान हो जाता है, कूटनीति का, उसे कूटनीतिज्ञ कहते हैं। तो इनका सही जवाब क्या हो जाएगा? डी नंबर, और ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगला है सार्डिनिया पिडामाउंट। पिडमाउंट का शासक कौन था? सार्डिनिया पिडामाउंट या पिडमाउंट का शासक कौन था? तो इनका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा जी? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, और ऑप्शन नंबर सी में है विक्टर एमेनुएल। ठीक है, याद रखिएगा, विक्टर एमेनुएल। अगला सवाल है प्यारे साथियों 25वां नंबर, यूनानी स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान कौन ब्रिटिश कवि शहीद हुए? तो यूनानी स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान कौन से ब्रिटिश शहीद हुए? तो इनका सही जवाब हो जाएगा 25 नंबर का ए नंबर, लॉर्ड बायरन। ठीक है, लॉर्ड बायरन शहीद हुए थे। अगला सवाल है मेरे साथियों, जोलवेराइन की स्थापना किस राज्य ने की थी? और ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इनका जो सही जवाब हो जाएगा 26वां नंबर का, वो हो जाएगा ए नंबर, परसा जी। परसा ने किसकी? जोलवेराइन राज्य की स्थापना की थी, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला है हंगरी की भाषा क्या थी? ये भी क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, आप चाहे तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, पिछले साल के क्वेश्चन को देख सकते हैं। तो पूछा गया कि हंगरी की भाषा क्या थी? ऑप्शन है जी इतावली, ऑप्शन है इतावली, मेगियार, पोलिश या फिर फ्रेंच। तो इनका सही जवाब क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 27 का? तो वो हो जाएगा मेगियार। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा मेगियार। डियर स्टूडेंट, कोई भी क्वेश्चन अगर ऐसा लगे कि आंसर गलत हो रहा है, हो सकता है कि दिमाग से थोड़ा सा चेंजिंग हो जाता है, तो कोई भी क्वेश्चन अगर आपको लगे कि क्वेश्चन का आंसर रॉन्ग है, तो आप बेझिझक कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं कि ये क्वेश्चन का हमें आंसर रॉन्ग लग रहा है। ठीक है, अगला जी सवाल है, यूनान के स्वतंत्रता संग्राम में किसकी पराजय हुई थी? ये भी क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यूनान के स्वतंत्रता संग्राम में किसकी पराजय हुई थी? तो इनका सही जवाब हो जाएगा तुर्की की। किसकी जी? तुर्की की क्या हुई थी? पराजय हुई थी। अगला सवाल है प्यारे साथियों, मोरियन किस देश के राष्ट्रवाद का प्रतीक थी? मोरियन किस देश के राष्ट्रवाद का प्रतीक थी? तो इनका सही जवाब क्या हो जाएगा? फ्रांस के। ये भी क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो फ्रांस का था क्या? मोरियन। ठीक है, अगला सवाल है प्यारे साथियों कि यूरोपीय सभ्यता का पालना किसे कहा जाता है? यूरोपीय सभ्यता का पालना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इनको सही जवाब क्या हो जाएगा? इनका सही जवाब हो जाएगा यूनान को। यूरोपीय सभ्यता का पालन किसको कहा जाता है? यूनान को कहा जाता है। ठीक है, अगला जी सवाल है प्यारे साथियों कि एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष पारित हुआ? एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष पारित हुआ? ऑप्शन है 1688 में, 1688 में, दूसरा ऑप्शन है 1707, तीसरा ऑप्शन है 1788 और चौथा ऑप्शन है 1807 में। तो इस आंसर इसका क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा एक्ट ऑफ यूनियन जो पारित हुई थी वो 1688 ईस्वी में पारित हुई थी, 1688 में। तो प्यारे साथियों, ये थे आपके 30 क्वेश्चन। आपको यहाँ पे 31 दिख रहे होंगे, लेकिन 18 नंबर क्वेश्चन प्रिंट नहीं हो पाया था, तो 30 क्वेश्चन थे जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। याद रखिएगा, ये आपका पार्ट 1 था, ये आपका हिस्ट्री के चैप्टर 1 का यूरोप में राष्ट्रवाद का पहला पार्ट था। इनका दूसरा पार्ट भी आपको अगले वीडियो में मिल जाएगी, तो चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल को आप लोग जरूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आपको जैसे ही दूसरा पार्ट अपलोड होता है उनका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। जैसे दूसरा पार्ट अपलोड होता है उनके बाद आपको पीडीएफ भी मिल जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक कर दोस्तों में जरूर शेयर कीजिएगा। अगर आपकी तरफ से रिस्पांस अच्छा आता है, हमें सभी क्लासेस में यही बातें बोल रहा हूं कि जिनके तरफ से रिस्पांस अच्छा आता है क्लास 8, 9, 10, 11, 12, उन्हीं की वीडियो सबसे ज्यादा अपलोड होगी, उन्हीं को ज्यादा रिस्पांस किया जाएगा। तो आप लोग कोशिश कीजिए दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, अपने फ्रेंड्स में, अपने रिलेटिव्स में, और उनको भी बताएं कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराए जा रहे हैं और आपके एग्जाम भी बहुत ज्यादा नजदीक हो, उनको करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जैसे रिस्पांस रहेगा वैसे अगली वीडियो आपका मिल जाएगा। तो प्यारे साथियों, आज के इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं, मिलेंगे आप सबों के बीच अगले वीडियो में। तब तक के लिए सभी को धन्यवाद।